नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, मैं शुरू में क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने प्रतिपक्ष से हिंदी अलग करके प्रतिवाद चैनल शुरू किया है। जिनको मेरे हिंदी वीडियो सुनने हैं उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़े। आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव की तरफ चल पड़े जो पार्टीज है उनकी हालत पर एक बात बताना चाहता हूं। एक बात साफ है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति, ये दो गुट सबसे बड़े हैं। उनमें तीन तीन पार्टियां हैं, लेकिन सीट के बंटवारे से लेकर हर बात पर इनके आपस में और एक दूसरे के साथ जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसके बावजूद चुनाव में ये पूरे तीन पार्टी इधर की और तीन पार्टी उधर की मिलकर चुनाव लड़ेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। स्पेशली महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे रहेगी कि नहीं, इसके बारे में मेरे मन में आशंका है। और बिल्कुल वही बात महायुति की चुनाव राजनीति के बारे में मैं मानता हूं कि जब चुनाव आ जाएंगे तब तक शायद एनसीपी के अजित दादा महायुति से अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों गुटों में यानी दोनों गठबंधन जो है उसमें सीट के बंटवारे के लिए एक मत होना बड़ा मुश्किल है। हर एक को सबसे फायदा उठाना है, दूसरे से फायदा उठाना है, लेकिन दूसरे को अपने पार्टी से कोई फायदा ना हो, इसकी भी चिंता है। एक बात होती है दोस्तों, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बता दूं। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में जो राजकीय परिस्थिति थी उसमें बहुत सारे छोटे मोटे दल एनडीए ने यानी बीजेपी में साथ लिए थे। इसलिए चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके लिए ज्यादा सीटें देना मुमकिन नहीं था। और चिराग पासवान की पार्टी भी टूट गई थी। उनके चाचा और चिराग इसमें दो गुट हो गए थे और पशुपति पारस अलग हो गए थे। और तो पशुपति पारस को बाजू में रखकर चिराग के साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया था। लेकिन जब सीट के बंटवारे की बात आ गई तो मेरा ख्याल है एक या दो सीटें इसके पहले 14 और 19 के तुलना में चिराग पासवान को एक दो सीटें कम दी गई। उनको सिर्फ 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी, लेकिन चिराग पांचों जगह जीत गए। ये इंपॉर्टेंट होता है। आप कितनी सीटें लड़ोगे, तो सीटें ज्यादा लड़ने से मतलब नहीं होना चाहिए। कम से कम सीटें लड़कर भी आप बड़ा फायदा कर सकते हो खुद का। अब महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी ताकत ज्यादा है, वगैरह वगैरह बातें बकायदी उद्धव ठाकरे और उनके नेता करते रहे। बहुत सारे नेता हार भी गए, बात वो नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी पार्टी है, इसलिए आपको ज्यादा सीटें लड़ानी है, तो एक ध्यान में रखना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा सीटें चुनकर लानी भी पड़ती है। कांग्रेस से 4 सीटें उद्धव ठाकरे ज्यादा लड़े, लेकिन कांग्रेस से 4 सीटें उनकी जीती कम, यानी 21 सीटें लड़े और सिर्फ 9 उम्मीदवार चुनकर आए। और दूसरी तरफ कांग्रेस हम देख सकते हैं, कांग्रेस ने सिर्फ 17 सीटें लड़ी थी और 17 में से 13 सीटें जीत ली। ये इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि शरद पवार मानते थे कि हमारी पार्टी टूटी है, हमारा गुट थोड़ा दुबला हुआ है। तो महाविकास आघाड़ी में शरद पवार ने अपने गुट के लिए सिर्फ 10 सीटों पर समाधान माना, लेकिन 10 सीटों में 8 सीटें शरद पवार ने चुनकर लाई। ये इंपॉर्टेंट होता है। कितनी सीटें लड़ते उससे मतलब नहीं है। यानी उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बड़बोलापन करते रहे, लेकिन जितनी सीटें ली आधी भी सीटें नहीं आ पाई। और शरद पवार 80% सीटें जीत कर दिखाए। बिल्कुल यही बात मैं मानता हूं कि अजित दादा समझ चुके हैं। और इसलिए अगर उनके अपने जो समर्थक है, पार्टी के नेता कार्यकर्ता है, उनको अगर समझाना है
तो कम से कम कितनी सीटें, जितने एमएलए कम से कम उतनी सीटें चाहिए। तो अगर 40 एमएलए है, उसमें से कुछ 4-5 शरद पवार के साथ चले जाएंगे, लेकिन अगर 30 से आपके पास ज्यादा उम्मीदवार है तो आपको 50 सीटों तक लड़ना सही हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बेसिकली हम देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति हिंदुत्व और सेक्युलर इसमें बढ़ गई है, और उसमें अगर चुनाव लड़ना है तो आसान नहीं होता। अजित दादा को शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ना मुश्किल है, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार गुट के साथ चुनाव लड़ना और जीतना मुश्किल है। जहां उनके कैंडिडेट तगड़े रहेंगे, अपनी ताकत से जीतना पॉसिबल है और पार्टी की थोड़ी सी मदद चाहिए, ऐसी सीटें उद्धव ठाकरे जीत सकते हैं अगर उनके पास कैंडिडेट हो तो। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास ऐसे कैंडिडेट बहुत कम है कि जो अपनी ताकत से चुनकर आ सकते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, शिवसेना का ही उदाहरण देता हूं। जहां कलानगर है, मातोश्री, ये बंगला जिस इलाके में है, वहां का चुनाव क्षेत्र है बांद्रा पूर्व, या जिसको खेरवाड़ी भी बोला जाता है। वहां से शिवसेना बहुत सारे चुनाव हारी थी। शिवसेना के एक बड़े नेता थे सरपोतदार, वो 3-4 बार वहां से हारे थे, सिर्फ 95 में जीते थे, सॉरी 90 में जीते थे। उसके पहले बहुत सारे चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद 99 हो, हर बार बीजेपी शिवसेना हारती गई। कलानगर के इलाके में शिवसेना हारती गई, लेकिन वहां उनके प्रकाश बाड़ा सावंत नाम के शाखा प्रमुख थे, आगे चलकर वो नगर सेवक बने। लेकिन उन्होंने अपना काम इतना अच्छा पैर जमा के वहां अपना गढ़ बना दिया कि जो बाजू में मुस्लिम बहुल एरिया है बहरामबाड़ा, वहां भी प्रकाश बाड़ा सावंत के वोटर बन गए। और 2009 में जब शिवसेना का मुंबई में सुपड़ा साफ हुआ था, तब प्रकाश बाड़ा सावंत ने खेरवाड़ी की सीट जीत ली थी। तो कहने का मतलब यह, अगर अपने पास अच्छे उस चुनाव क्षेत्र में पैर जिनके जमे हैं ऐसे कैंडिडेट होते हैं, तो सीटें कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो सीट जीत लेते हो। तो ऐसे उम्मीदवार उद्धव ठाकरे के पास बचे नहीं हैं। कुछ वर्ली से सुनील शिंदे नाम के उद्धव ठाकरे के अच्छे कार्यकर्ता थे, 2 बार चुनकर भी आए थे 14 में और 19 में। उनको अलग करके वहां से आदित्य ठाकरे को पिछला चुनाव लड़ाया गया 2019 में, और वो एमएलए बन गए। लेकिन जिसकी पकड़ थी वो सुनील शिंदे को हटाया जाने का कारण है कि आज वर्ली जो आदित्य ठाकरे के लिए चुनाव क्षेत्र है वो भी गड़बड़ में है। विधानसभा में आदित्य ठाकरे वहां से हार सकते हैं, इसलिए उनके लिए कोई सेफ सीट ढूंढी जा रही। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सीट का बंटवारा जब होता है तब आपके पास किसी भी चुनाव क्षेत्र में अपनी ताकत पर कम से कम 60-70% वोट लाने वाला अगर कैंडिडेट हो तो वो सीट मांगना बिल्कुल आवश्यक होता है। अगर आपके पास 10-15% भी वोट लाने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है, तो गठबंधन में वो सीट आप मांगते हो तो आप अपोजिशन को वो सीट दे देते हो। और ये बात जितनी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बनती जा रही है, उतनी ही ये बात अपने बलबूते पर लड़ना, अपनी ताकत पर लड़ना अजीत दादा पवार के लिए आसान हो सकता है। क्योंकि अजीत दादा के साथ जो 40 एमएलए निकल कर आए, वो अपनी अपनी चुनाव क्षेत्र में बड़े तगड़े उम्मीदवार है। वो जितने वोट मिल सकते हैं उसमें से कम 60-70% वोट वो खुद के लिए ताकत पर ला सकते हैं। अगर पार्टी 15-20% दे दे तो वो एमएलए बन सकता है। और ऐसे उम्मीदवार अगर अजीत दादा के पास ज्यादा है तो अजीत दादा को महायुति के गठबंधन में रहने की जरूरत नहीं है।
वो अपनी ताकत पर ले सकते हैं, क्योंकि अजीत दादा के लिए यूटी में रहकर चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना के हो या बीजेपी के हो, वो वोटर 100% अजीत दादा के उम्मीदवार के लिए ट्रांसफर नहीं हो सकते। और उल्टी बात भी है, अजीत दादा का जो वोटर है, जो ट्रेडिशनली एंटी हिंदू रहा है, एंटी हिंदुत्व रहा है, वो शिवसेना या बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। इसीलिए तो अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार उनके ही गढ़ में हार गई, क्योंकि उनका भरोसा था कि बीजेपी के वोट हमको ट्रांसफर हो गए, वो हुए नहीं। बहुत सारी जगह ऐसी है महाराष्ट्र में जहां शिवसेना एकनाथ शिंदे या बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां अजीत दादा का जो वोटर था, एनसीपी का वोटर था, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। वो शरद पवार के साथ चला गया, वो कांग्रेस के साथ चला गया, और शायद कुछ जगह उद्धव ठाकरे को भी मिल गया, लेकिन शिवसेना और बीजेपी को नहीं मिला। मतलब साफ है दोस्तों, महायुति के लिए अजीत दादा पवार कुछ काम के नहीं है। हाँ, शरद पवार का जो अहंकार था उसको ठेस पहुंचाने के लिए उनकी पार्टी तोड़कर बीजेपी ने दिखाई, ये मानते हैं। लेकिन अजीत दादा बीजेपी के साथ आने के कारण अजीत दादा के यानी एनसीपी के वोट महायुति को मिलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ये बात आहिस्ते आहिस्ते दोनों बाजू की समझ में आने लगी है। इसीलिए तो बीच बीच में एक दिन नहीं होता, दूसरे दिन अजीत दादा गुट के कोई नेता प्रवक्ता और बीजेपी या एकनाथ शिंदे के गुट के कोई नेता एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। अभी अभी एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता है तानाजी सावंत, उन्होंने तो एक जगह बोल दिया कि हम एक ही सरकार में है, एक ही गठबंधन में है, लेकिन मंत्रिमंडल में हम जब एनसीपी के साथ बैठते हैं तो उसके बाद बैठक खत्म होती है तो हमको उल्टी आ जाती है, यानी हमको शर्म आ जाती है कि हम किसके साथ बैठे, हम इनके साथ क्यों बैठे। अगर खुले आम महायुति के सरकार का एक मंत्री अपने ही साथी मित्र दल के पार्टी के बारे में, उसके नेताओं के बारे में ऐसी बात करेगा तो उस पार्टी को गुस्सा आने वाला है। और अजीत दादा गुट के जो प्रवक्ता अमोल मिटकरी, वो भी गुस्से में आ गए, उन्होंने भी कुछ अनाप शनाप बक दिया, फिर यहां से शुरू हो गया, फिर वहां से शुरू हो गया। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता है, वो खुलेआम बोलते हैं कि बीजेपी में अजीत दादा को युति से हटाना चाहिए। तो एक बात साफ है, अगर आप महायुति के लिए अजीत दादा एसेट ना बनकर अगर बोझ बन गए तो चुनाव आने तक अजीत दादा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे हमने देखा उधर महाविकास आघाड़ी में वही चल रहा है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी, उनके बड़े नेता खुले खुले नहीं बोल रहे कि हमको उद्धव नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन जिस तरीके से उनका काम चल रहा है कि खुद ही उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी छोड़कर निकल जाए, और इसके लिए जितना बड़ा दावा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं उतनी ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे को नहीं दी जाएंगी, लेकिन सीट का बंटवारा आखिर तक खींचता जाएगा। और जहां जहां कांग्रेस को या एनसीपी शरद पवार गुट को जो चुनाव क्षेत्र से लड़ना है, वहां के उम्मीदवारों को क्लियरेंस दिया जाएगा कि आप तैयारी करो, आप लड़ो। और आखिरी क्षण में अगर दो मित्र दलों के उम्मीदवार आमने सामने आ गए तो महाविकास आघाड़ी बचेगी कहाँ। बिल्कुल वही बात महायुति में हो सकती है, वो शिवसेना और बीजेपी के बीच में नहीं होगी, लेकिन शिवसेना बीजेपी और अजीत दादा के खिलाफ हो सकती है। क्योंकि अजीत दादा का उम्मीदवार होगा तो बीजेपी या एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, बगावत कर सकता है, और शायद ये पार्टियां अपने लाडले उम्मीदवार को अपना चुनाव चिन्ह बहाल कर सकती है। तो ये नौबत ना आए, इसलिए शायद अजीत दादा खुद ही महायुति छोड़कर अलग हो सकते हैं। आज ही उसके कुछ सिम्टम्स, सिग्नल्स मिलने लगे।
जो लाडली बहना यानी मराठी में लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र की युति सरकार ने चालू की है, उसका जो प्रचार चल रहा है उसमें एक तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ यात्रा करते घूमते उसके बारे में बोलते, लेकिन युति में होकर और युति के उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद अजित दादा अलग से अपनी यात्रा चला रहे। उन्होंने किसी प्रचार कंपनी को वगैरह एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनका क्या बोलते हैं उनको नए तरीके से लॉन्च करने के लिए, उसका पहरा हो, अलग अलग चीजें हो रही है। पिंक कलर का जैकेट डालकर अजीत दादा घूम रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी की अलग यात्रा चला रहे। जहां उनकी पार्टी की ताकत है, जहां उनको उम्मीदवार खड़ा करना है, उसको प्रेफरेंस देकर अजीत दादा वहीं जाकर अपना प्रचार कर रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को साथ रखते नहीं। तो इससे सिग्नल मिल रहा है कि चुनाव आते आते या चुनाव डिक्लेयर होने के बाद युति में अजीत दादा नहीं रहेंगे। या तो वो खुद निकल जाएंगे, या तो सीट के बंटवारे का झगड़ा इतना बड़ा और कठोर बनाया जाएगा कि गुस्से में आकर अजीत दादा बोल रहे कि मुझे युति नहीं चाहिए, मैं खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ता हूं, या और छोटी मोटी जो पार्टी है उनको साथ लेकर लड़ता हूं। शायद प्रकाश अंबेडकर के साथ भी अजीत दादा हाथ मिला सकते हैं। लेकिन मुझे आज अगर आप पूछे तो मैं गारंटी दे सकता हूं विधानसभा का चुनाव आने के पहले ही अजीत दादा महायुति के बाहर निकल जाएंगे। देखते हैं दोस्तों आगे चलकर क्या होता है। आज यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।